उन्हीं पुलिस वालों से जिनका इस्तेमाल सरकारी तंत्र करता है आपको डराने के लिए, तो मान के चलिए सरकार में बैठे ये लोग आतंकवादी हैं। बने रहिए योगी जी, करिए आतंकवाद। राम राज्य की जगह रावण राज लाना चाहते हैं, लाने नहीं देंगे हम लोग। प्रजा डरी हुई है। किससे डरी हुई है? पुलिस से, वर्दी से, पुलिस की वर्दी से, सरकार से, सरकार में बैठी पार्टी से, या उनके गुंडों से। यानी कहीं ना कहीं जो डर है वो प्रजा में है। आइए आज दर्शकों को एक बात बताएं। आतंकवाद इस शब्द का आपने रोज़ दिन में 10 बार कहीं ना कहीं मीडिया में सुनते ही रहते हैं। भैया, आतंकवाद की जो एक परिभाषा अगर आप आज की तारीख में अपने स्मार्टफोन पे गूगल भी करेंगे तो आतंकवाद की जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी सरकार या राजनीतिक व्यक्ति जब अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, सेना, पुलिस इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए जब प्रजा को डराए, धमकाए या परेशान करे तो वो आतंकवादी होता है, यानी कि वो आतंक फैलाता है। हमने देखा कि इलाहाबाद का नाम चेंज किया, उसके बाद कई सारे स्टेशनों के बारे में बात किया गया, लेकिन 1-2 स्टेशन का भी नाम चेंज कर दिया गया। उसके बाद आगरा में देखे जा रहा है हाल ही में कि किसी म्यूज़ियम का नाम चेंज करने की जो खबर है वो सामने आ रही है। तो जो नाम चेंज करने की जो सिलसिला चल रहा है, इसके पीछे का मतलब रीज़न क्या है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, योगी जी ने फैज़ाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। नाम बदलने से अगर सीरत बदल जाए तो मैं योगी जी का ये जो कदम है इसकी सराहना भी कर पाऊँ, लेकिन नाम या सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती, चाहे किसी शहर की हो, देश की हो या संस्कृति की हो। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ मुगलों से बहुत चिढ़ते हैं और इस चिढ़ का कारण तो शायद वो ही बता पाएँ, लेकिन ये बेईमानी है। उसका बेईमानी होने का कारण ये है कि मुग़ल, तुर्क, अंग्रेज़ या हिंदू शासक जो भी इस ज़मीन पे शासन किया, उसने इस ज़मीन के बाशिंदों का भला ही किया था। शायद ही कोई होगा जिसने राजा होते हुए कभी प्रजा का नुकसान किया हो। उदाहरण के तौर पे इसी उत्तर प्रदेश में जिस सूबे के मालिक बने हुए हैं योगी आदित्यनाथ, आगरा और गोविंद के बीच में एक जगह है बल्लभगढ़। वहाँ के बल्लभगढ़ के जो बल्लभ मंदिर हैं उसका निर्माण ही औरंगज़ेब ने करवाया था। तो औरंगज़ेब से जो चिढ़ है ये, या मुग़लों से जो चिढ़ है, इसकी बदौलत अगर आदित्यनाथ जी नाम बदल के सीरत बदलना चाहते हैं तो जिस राम राज्य की वो स्थापना करने की बात करते हैं उसमें आज रोज़ जितने बलात्कार, मर्डर और बाकी परेशानियां किसानों से लेके इंडस्ट्रीज़ तक आम इंसान को हो रही हैं, उस पर यदि वो ध्यान दें तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि उन्हें काम करने का कोई ना तो तजुर्बा है, ना उनके पास नीति या नियत है, इसलिए वो इस तरीके से कि नाम बदल के वो अगर लोगों को लुभाना चाहते हैं तो योगी जी ऐसी राजनीति आपको मुबारक। सर, वो कह रहे हैं कि मुग़ल जो हैं वो हमारी आइडियोलॉजी नहीं हो सकते, हमारे प्रेरक नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे क्या है? मुग़ल हमारी आइडियोलॉजी नहीं हो सकते, ये बात योगी आदित्यनाथ से पहले अगर नरेंद्र मोदी बोल जाते और दिल्ली के लाल किले पे खड़ा होने के बजाय वो एक आम मेरी तरह, आपकी तरह ज़मीन पे खड़े होकर के अगर वो 15 अगस्त मनाते तो हमको ऐसा लगता कि शायद आरएसएस की कोई आइडियोलॉजी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जिनके पास कुछ विचारधारा नहीं है, वो अगर ये कहते हैं कि मोदी ही सब कुछ उनके लिए हैं और मुग़ल नहीं हैं, तो मैं ये और देश ये बात को मानने से इनकार करता है। सर, अब सवाल ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश से ही खबर ऐसी आ रही है कि मैं खुद पूछने पे मजबूर हूँ कि एक स्पेशल फोर्स बना करके, चाहे कुछ भी एक तरीके का कोई ऐसी गठित कर देना टीम का, जो जब चाहें किसी के ऊपर भी बिना वारंट के, बिना किसी जांच पड़ताल के उसे उस स्थिति से उठा के ले जाके पूछताछ कर सकता है। ऐसा नियम बनाने के पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात और दर्शकों को एक बात क्लियर करूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नीतियाँ नहीं हैं।
ये पुराने जो कानून होते हैं उसको तोड़ मरोड़ के या उसमें हल्का सा बदलाव करके या उसको डुप्लीकेट करके ये अपने कानून बनाए ऐसा दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे सबको मालूम है कि मनमोहन सिंह की सरकार में निर्मल भारत नाम की स्कीम चलती थी। मोदी जी आए, उन्होंने उसका नया नाम रख दिया और कह दिया स्वच्छ भारत, यानी कि चोरी का काम करते हैं। यही काम इस समय योगी आदित्यनाथ जिस आप बात कर रहे हैं टास्क फोर्स की, उसमें हो रहा है। देखिए, भारत में एक चीज़ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आज की तारीख में भी पूरे देश में कहीं भी, उसमें उत्तर प्रदेश में इस कानून की कोई आवश्यकता बिना भी, अगर मैं चाहूँ, पुलिस चाहे या कोई भी सरकारी एजेंसी चाहे, तो किसी को भी अगर ऐसा फील होता है कि इसने कोई गुनाह किया या करने जा रहा है, तो उसको अरेस्ट करने का, डिटेन करने का अधिकार है, ऑलरेडी है। तो इसमें इस तरीके का कानून बनाने की या फोर्स बनाने की कोशिश, ये हमको याद दिलाती है हिटलर की, क्योंकि 1930 और 40 के दशक में जब हिटलर का राज था जर्मनी में, तब उन्होंने ऐसे ही कानून और फोर्सेस बनाई थी जिसकी बदौलत फाइनली उनकी हार हुई, क्योंकि किसी को भी बिना कानून, बिना कारण, बिना एविडेंस आप अगर गिरफ्तार करते हैं तो ये सिर्फ हनन है नागरिक अधिकारों का। सर, आपको क्या लग रहा है कि ऐसी स्थिति में तो जो जनता है देश की, वो तो वैसे ही मतलब डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही है, क्योंकि वो तो जानबूझ करके भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है। अब एनएसए लगाना, लोगों को डरा देना, और काफ़ी जगहों पे ऐसा देखने को मिला है कि उनका कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन जैसे मर्जी किया वैसे उठा लिया, कहीं दंगा में नाम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा फोर्स तैयार कर देना, ऐसा कानून बना देना, क्या नहीं लगता कि जो जनता है वो और डरी हुई मतलब अपने आप को फील करेगी? मैं आपके सवाल से ही इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपके सवाल में बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि लोग, प्रजा डरी हुई है। किससे डरी हुई है? पुलिस से, वर्दी से, पुलिस की वर्दी से, सरकार से, सरकार में बैठी पार्टी से, या उनके गुंडों से। यानी कहीं ना कहीं जो डर है वो प्रजा में है। आइए आज दर्शकों को एक बात बताएं। आतंकवाद इस शब्द का आपने रोज़ दिन में 10 बार कहीं ना कहीं मीडिया में सुनते ही रहते हैं। भैया, आतंकवाद की जो एक परिभाषा अगर आप आज की तारीख में अपने स्मार्टफोन पे गूगल भी करेंगे, तो आतंकवाद की जो परिभाषा है वो ये है कि कोई भी सरकार या राजनीतिक व्यक्ति जब अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, सेना, पुलिस इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए जब प्रजा को डराए, धमकाए या परेशान करे, तो वो आतंकवादी होता है। यानी कि वो आतंक फैलाता है। आतंक का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आकर के फलां व्यक्ति को मार दिया, वो तो गुनाह है। आतंक की परिभाषा है कि कोई भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके जब प्रजा को डराए, धमकाए या डर पैदा करे, उसे आतंकवाद कहते हैं। तो यदि आपकी ही सवाल की लाइन को अगर मैं ध्यान से समझूं और लोगों की जो आज के हालात हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं, उन्हीं पुलिस वालों से जिनका इस्तेमाल सरकारी तंत्र करता है आपको डराने के लिए, तो मान के चलिए सरकार में बैठे ये लोग आतंकवादी हैं। बने रहिए योगी जी, करिए आतंकवाद। राम राज्य की जगह रावण राज लाना चाहते हैं, लाने नहीं देंगे हम लोग। सर, अब इसी कोरोना बीच के खबर है कि उत्तर प्रदेश से तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली और बिहार से तमाम घटनाएं देखने को मिली, जिसमें बताया जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो पलायन करते हुए काफ़ी भारी संख्या में मौत हो जाती है। लेकिन सरकार के पास मुआवजा देने की जब बात आई, जब लोगों ने सवाल उठाए, कह रहे डेटा नहीं है उनके पास कि कितने लोग मरे हैं। आखिर ये किस तरीके की मतलब बता रहे हैं, किस तरीके का शासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जनता भी खुद अपने आप असमंजस में पड़ी हुई है। देखिए, आपने जो सवाल किया है वो वहाँ से आया कि संसद में भारत सरकार ने ये कहा कि जो पलायन किए थे मजदूर लॉकडाउन के दरमियान, उनका ना तो कोई डेटा है, ना आंकड़े हैं, ना पता है कि कौन है। ये चीज़ साफ करती है मेरी उस बात को, जब मैं लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों से रूबरू हुआ था और मैंने कहा था कि यही भारत सरकार है जो डर के मारे इन लोगों को पलायन करने दे रही है। क्योंकि मजदूर वो वर्ग होता है दोस्तों कि जिसको अगर 2 वक्त की रोटी ना मिले, कमाने को पैसा ना मिले, क्योंकि वो छोटा छोटा काम करता है, तो वो हंगामा बरपाता है। और इस बात का डर
कि कहीं श्रमिक यूनियंस मिल करके उन जगहों पे जहाँ पे इनको फिर काम और पैसा और खाना नहीं मिलेगा, उसमें अगर हंगामा मचाएंगे तो मोदी सरकार तिनके की तरह उड़ जाएगी। उस डर से मोदी जी ने और उनकी सरकार ने इन बेचारे मजदूरों को गरम तपती धूप पे मरते, कटते, गलते, सड़ते, डंडे खाते हुए जाने दिया। आज उनका ये कहना कि हमारे पास डेटा नहीं है, ये इस बात का प्रतिबिंब है कि वो कभी डेटा रखना चाहते ही नहीं थे। अगर वो डेटा रखते तो आज उन्हें सिर्फ मुआवजा नहीं, आज उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ता कि आपने ऐसा होने क्यों दिया, बजाय आपने उनको 2-2 हज़ार रुपया महीना जो वादा किया था वो पहुंचा दिया होता। इसलिए ये जो गैर संवैधानिक तरीकों पे चलने वाली देशद्रोही सरकार है, उससे डेटा की उम्मीद करना, इनका जवाब सही है। देशद्रोही लोग यही बात करते हैं।